हाँ ये गर्मी और आराम भरी जिंदगी सच मजे ही आ गए। जब तक कोई खींच खींच के ना उठा तब तक तो उठा भी नहीं जाता यार। फिर सुबह दोपहर को आराम से उठकर खाना खाओ, फिर थोड़ा सो जाओ, आराम करो और अचानक से कोई उठाएगा, वो भी खींच खींच कर। फिर उठो, फिर खाओ और फाइनली फिर आराम से सो जाओ। ये जिंदगी जन्नत लग ही रही थी कि अचानक मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि एमपी बोर्ड ने 12th के एग्जाम डेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं नहीं, सच्ची क्या जरूरत थी ये सब करने की। हम खुश तो थे, घर में सो रहे थे आराम से, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। OMG। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, आ जाओ। तो पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अच्छे से समझते हैं। चलिए, इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट होती है जो कि आयताकार होती है। इस आयताकार प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा देते हैं। फिर इस प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के तार से जोड़ देते हैं और ये प्लेटिनम का तार कांच के जार में लटका रहता है। अब इस पूरे अपरेटस को उठाकर एक बीकर में रख देते हैं। इस बीकर में अम्लीय विलयन भरा होता है। अम्लीय विलयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। अब कांच के जार में ऊपर से 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। प्लेट पर लगा हुआ प्लेटिनम ब्लैक हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करने लगता है। संपूर्ण अधिशोषण के पश्चात शेष हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, जो कि छोटे छोटे छिद्रों से बुलबुलों के रूप में बाहर जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अधिशोषित गैस हाइड्रोजन गैस है और प्रयुक्त विलयन अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तो होते ही हैं, इसलिए दोनों के बीच में साम्य उत्पन्न होता है और यही साम्यावस्था इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाती है। इसे मानक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो चलिए इसे पॉइंट वाइज जल्दी से जल्दी समझते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पहला पॉइंट है प्लेटिनम की प्लेट, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पूरी तरह से लेप लगाया होता है। फिर इस प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के ही तार से जोड़ देते हैं और ये तार कांच की नली में चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। इस एपरेटस को उठाकर एक अम्लीय विलयन में रखते हैं जो कि एक बीकर में भरा होता है। अब कांच की नली में 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यह हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेट पर अधिशोषित होने लगती है और शेष हाइड्रोजन नीचे बने छिद्रों से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस में साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है और ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही, दोनों की भांति कार्य कर सकता है। जब ये एनोड की तरह कार्य करता है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन निकलता है और इलेक्ट्रॉन बाहर मुक्त हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन में जुड़कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये थे उसके कुछ विशेष बिंदु। अगला टॉपिक है कोलराज का नियम, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये नियम सन 1876 में कोलराज द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब संपूर्ण वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित रहता है और उसमें अंतर आयनिक आकर्षण लगभग नगण्य हो जाता है, तब वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। इट मीन्स लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा एनोड प्लस लैम्डा कैथोड। इस नियम के बहुत से अनुप्रयोग भी हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता की गणना करना। एग्जाम्पल के रूप में एसिटिक एसिड लेते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड दुर्बल है इसलिए हम प्रबल लेते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl। ऑब्वियसली एसिटिक एसिड में एसीटेट और हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए इसे डिवाइड करते हैं। फिर इसे अनंत तनुता पर एक समीकरण के रूप में समीकरण 1 नाम देकर छोड़ देते हैं।
अब समीकरण में अनंत तनुता पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरह हम इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे, लेकिन इससे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। सोडियम को एसीटेट के साथ, हाइड्रोजन को क्लोराइड के साथ और सोडियम को क्लोराइड के साथ एक साथ रखते हैं, फिर इन्हें ऐड कर लेते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट और HCl बनता है। अगली स्टेप में फाइनली अनंत तनुता पर NaCl भी बन जाता है। समीकरण 2 से क्लियर है कि यदि हम अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट और HCl के मान को जोड़कर उसमें से NaCl को घटा दें तो एसिटिक एसिड के लिए आणविक चालकता ज्ञात हो जाती है। दूसरा यूज दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन या अपघटन की मात्रा ज्ञात करने में। यदि स्थिर ताप पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा है तो, और यदि V तनुता पर आणविक चालकता लैम्डा V है तो अनंत तनुता पर आणविक चालकता लैम्डा इन्फिनिटी है। अब इन तीनों में एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन का यूज करके हम आसानी से अपघटन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा यूज यह है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अपघटन स्थिरांक की हम गणना कर सकते हैं, वो भी इस छोटे से सूत्र से जहाँ सी सांद्रता और अल्फा अपघटन की मात्रा है। अगला उपयोग यह है कि इसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना कर सकते हैं। उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जहाँ m विलेयता को प्रदर्शित करता है। और इसका आखिरी उपयोग यह है कि इसके द्वारा जल के आयनिक गुणनफल की गणना कर सकते हैं। H2O H+ और OH- से बना है। H+ और OH- दोनों के लिए मान विलेयता का 1.01 × 10⁻⁻7 होता है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जल का आयनिक गुणनफल 1.02 × 10⁻⁻14 हमें मिल जाता है। क्यों, है ना इजी।